Good morning, students. Today I will tell you about chapter 5 of Civics Judiciary. So, in this chapter, we will discuss about our judicial system. So, now let's start. A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the court in this कंट्री कि जब हम अखबार वगैरह पे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि देश भर की जो अदालतें होती हैं उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी हमें ग्लिम्स मिलती है, एक झलक मिलती है. बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दीज कोर्ट्स? एज यू हैव रीड इन यूनिट सेकेंड, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ. What this means is that law apply equally to all persons that and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. कि जैसा कि हमने जो हमारे यूनिट 2 होते हैं उसमें हमने पढ़ा कि जो देश का जो लॉ होता है उसका मतलब होता है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं. और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, जब किसी कानून को वोलेटेड किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, फिक्स प्रोसेस होता है, वो अपनाया जाता है. टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ we have a judicial system that consists of the mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. कि जहाँ पर कानून का जो शासन होता है लागू करने के लिए हमारे पास एक क्या होती है कि न्याय व्यवस्था होती है. ये जो न्याय व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें होती हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं. सिटीजन जो होते हैं न्याय के लिए जाते हैं. एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी. इंडिया का जो लोकतंत्र होता है उसमें जो जुडिशरी सिस्टम होता है ये अपना एक रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, अपनी एक भूमिका निभाता है. इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट. और ये जो रोल प्ले कर सकता है ये केवल इंडिपेंडेंट के कारण कर सकता है क्योंकि ये किसी के अंडर नहीं आते. व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है उसका क्या मतलब होता है? इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली? इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे. ये देखिए, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब हम आते हैं मेन चैप्टर के अंदर. व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी? कि जो जुडिशरी होती है उसका क्या रोल होता है? कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज. दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट्स. कि हम देखते हैं कि कोर्ट जो होती है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर अपने फैसले सुनाती है. वो ये तय करती है कि जो टीचर होती है उसको स्टूडेंट की पिटाई नहीं करनी चाहिए. और अबाउट द शेयरिंग और रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में जो नदियों के पानी का बंटवारा होता है उस पर अपना फैसला देती है. और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स. और उन लोगों को भी पनिश करती है जो अपराध करते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग. यहाँ पर उनका जो काम होता है उनको बांटा जा सकता है. जैसे कि फर्स्ट होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. द जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजोल्विंग डिस्प्यूट between citizen and government, between two state government and between the center and state governments. कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं वो नागरिक का नागरिक के साथ होता है, नागरिकों सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ भी हो सकता है, या फिर दो स्टेट के बीच में हो सकता है, या फिर स्टेट या सेंटर के बीच में भी होता है. तो इन सब को कौन रिजोल्व करता है? हमारी जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो करता है. नेक्स्ट इज होता है जुडिशियल रिवाइव. एज द फाइनल interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial revives. It means कि क्या होता है यहाँ पर कि जो जुडिशियल रिवाइज होता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है
उसकी जो व्याख्या का अधिकार होता है वो मुख्य रूप से किसके पास होता है, वो जुडिशरी के पास होता है। इस नाते यदि जो जुडिशरी होती है उसको ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट होती है उसके द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, जो भी संविधान पास किया गया है, संविधान क्या के अंदर जो भी कानून बनाया गया है, अगर उसको लगता है कि इससे कानून का उल्लंघन हुआ है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो क्या करता है, वह उस कानून को रद्द कर सकती है। ये हमारी जो जुडिशरी जो होती है उसके पास इतनी पावर होती है। दैट इज़ कॉल्ड जुडिशरी रिवाइज। संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, पास किया जाता है, उसको जो हमारी न्यायपालिका होती है वो रिवाइव कर सकती है। थर्ड नेक्स्ट चीज होता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इट मीन्स कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का अपहोल्ड करना, मौलिक अधिकारों को रक्षा करना, सॉरी मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन करना, मतलब एनफोर्स करना, लागू करना। Every citizen of India can approach the Supreme Court of the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. For example, in class 7th books, you read about Hakim Sheikh, an agriculture laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse because several hospitals refused टू एडमिट हिम। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर देश के किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको अगर वॉयलेट किया जा रहा है, उनको अगर उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि हाकिम शेख जो होता है वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर होता है। वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है, और जब उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बट सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज़ टू एडमिट हिम। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल द आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। तो क्या होता है यहाँ पर कि जब अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत जो थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, और वो कहाँ जाता है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला सुनाती है कि जो आर्टिकल 21 होता है वो हमें जीने का अधिकार देता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 होते हैं, पहले 7 होते थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टीज़ का जो अधिकार होता है उसको अब एक आर्टिकल बना दिया गया है। अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो जो राइट टू लाइफ एक्ट होता है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट्स होता है जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ होता है, उसके थ्रू नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया, और इसमें उसका जो स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि कोरोना चला हुआ है, कोरोना के अंदर ये गवर्नमेंट का काम होता है देखना कि ये हमारा रूल होता है, गवर्नमेंट का काम होता है देखना कि लोगों को आजीविका के साधन मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की केयर करना। जैसे कि हॉस्पिटलों के अंदर वार्ड्स बनाए होते हैं बहुत सारे कि भाई इलाज में किसी की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भूखा भी नहीं रहना चाहिए, गरीब आदमी। तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ। इफ देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम consumption for the loss suffered as well as to come up with a blueprint for primary health। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है उसने जो बंगाल सरकार होती है उसको ऑर्डर दिया कि उसका जो भी खर्चा हुआ है, हाकिम से का जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा वो उसको दे। और सरकार को ये भी आदेश दिया उन्होंने कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाया जाए, suffered as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during an emergency। कि एक रूपरेखा तैयार करें और उसमें जो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो भी पेशेंट होते हैं उनके इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से हमारा जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और वो किसी भी इश्यूज़ के ऊपर अपना फैसला सुना सकता है यदि उसको लगता है कि ये गलत है या हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनके अगेंस्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़
uncroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from his office. कल्पना कीजिए आपकी एक जो पावरफुल पॉलिटिशियन होता है, उसने आपके परिवार की जो ज़मीन होती थी उसको अपने कब्जे में कर लिया, और आप एक ऐसी सिस्टम के अंदर रहते हैं, ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता जो होता है किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है या उसको चेंज कर सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, वो भी नेता की हिमायत करेगा, वो नेता की तरफ बोलेगा, नेता की पार्शियलिटी करेगा, वो आपके साथ पार्शियलिटी करेगा, वो क्लियरली पार्शियल होगा टू द पॉलिटिशियन की तरफ। द कंट्रोल दैट the politician hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of the पॉलिटिशियन। और इससे क्या होगा, नेताओं का जो कंट्रोल होता है जज के ऊपर, उसकी वजह से जज जो है वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले पाता, और इसके लिए जज को मजबूर होना पड़ता है और उसके फेवर में उसको अपना जो फैसला होता है वो सुनाना पड़ता है। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect against this kind of situation by providing for independence of the judiciary. आप लोगों ने सुना भी होगा कुछ ताकतवर लोग जो थे वो न्यायिक प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं, और लेकिन भारतीय संविधान में इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। इसलिए हमारे संविधान के अंदर क्या होता है कि जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वन आस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पर एक आस्पेक्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर का। दिस एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, जो आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इज़ ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है, की फीचर होती है सेपरेशन ऑफ पावर्स। बट दिस मीन्स देयर हेयर इज़ दैट अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पर जो ब्रांचेज होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तीन ब्रांचेज होती है हमारी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होती है हमारी जुडिशरी सिस्टम। तो जो लेजिस्लेटर जो होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जैसे जो ब्रांचेज होती है, वो न्यायपालिका का जो काम होता है, जुडिशरी का जो काम होता है, उसके अंदर अपना इंटरफेयर नहीं करती, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जो कोर्ट होता है वो सरकार के अधीन नहीं होता है और न ही वह सरकार की ओर से काम करता है। फॉर द अबोव सेपरेशन टू वर्क वेल, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove judge. It means कि यहाँ पर क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं, उनके जो जजेज होते हैं, उनकी एक बार अगर उनको अपॉइंट कर दिया जाता है तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. It is also play a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. कि न्यायपालिका जो होती है वो उसको एक आज़ादी दी होती है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम होता है। इससे उसको क्या मिलती है, पावर मिलती है कि वो इसके आधार पर वो जो लेजिस्लेचर और आपका एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके द्वारा उसकी शक्तियों का दुरुपयोग को रोक सकती है। मतलब उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो जो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है उसको भी रोक सकती है कोई भी गलत काम करने से, अपनी पावर का गलत यूज करने से। क्योंकि न्यायपालिका जो होती है देश के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसकी रक्षा में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी को लगता है कि उसके जो राइट्स होते हैं
उनका अगर उल्लंघन हो रहा है, उनको अगर कोई वोलेट कर रहा होता है तो वो अदालत में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर हम कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। देर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री। जैसे कि हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो होती है 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही हमारे जो जुडिशरी सिस्टम होता है ये भी 3 लेवल का होता है। 3 लेवल की कोर्ट्स होती है, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पर आपके जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो होते हैं, और लोकल लेवल पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं या फिर आपके सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं, ये भी हम इनको भी बोल सकते हैं। देर आर 3 different levels of court in our country. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. यहाँ पर सिर्फ ऊपर जो होता है, ऊपर के लेवल पर एक ही कोर्ट होती है, बाकी के नीचे कोर्ट्स होती हैं। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद आर what are called subordinate or district court. These are usually at the district or tehsil level or in towns, and they hear many kind of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court which is the highest court of that state. At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi. इन सबसे ऊपर जो होता है टॉप पे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, और वो कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है। एंड इज प्रेसिडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है उसको बाकी की जितनी भी कोर्ट्स होती हैं उन सबको मानना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रक्चर होता है जुडिशरी सिस्टम का। ये देखिए आप हाई कोर्ट्स देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास होता है। अभी जो हाई कोर्ट्स की जो संख्या होती है वो 24 होती है। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ पटना, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। तो इस तरह से ये कोर्ट बने हुए होते हैं, हाई कोर्ट बने हुए होते हैं स्टेट के हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल हमारे 24 हाई कोर्ट्स होते हैं। एज दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट लेवल्स के जो कोर्ट होते हैं हमारे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड टू ईच अदर। यस दे आर इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। कि भारत में हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है। इसका मतलब होता है कि जो ऊपरी अदालत के जो फैसले होते हैं नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं। ऊपर की जो कोर्ट अगर एक बार डिसीजन दे देती है तो उस डिसीजन को नीचे की कोर्ट जो होती है वो मना नहीं कर सकती, वही फाइनल होता है। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। इसको समझने के लिए, इस इंटीग्रेटेड को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो लोअर कोर्ट होती है उसके द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वो अपर कोर्ट के अंदर अपनी अपील दायर कर सकता है। दिस मीन दैट ए पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय taking a case state versus लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई होती है जो कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की होती है। इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20 years old सुधा गोल and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. On 2 December 1980, Sudha died in hospital due to burns. यहाँ पर जो लक्ष्मण कुमार होता है उसकी 20 साल ईयर ओल्ड से सुधा से शादी होती है और वो हॉस्पिटल में जलने से मर जाती है 2 दिसंबर 1980 को। हर फैमिली फाइल ए केस इन कोर्ट व्हेन दिस केस वाज हियर्ड इन द ट्रायल कोर्ट फॉर of her neighbors were called in as witness. They stated that on the night of December 1st they had heard Sudha scream.
and had forced their way into Lakshman's flat. They saw Sudha standing with her sari in flaming. मतलब उसकी जो साड़ी थी वो जल रही थी, ऐसा उसके जो विटनेस होते हैं नेबर्स उन्होंने बताया. द एक्सटिंग्विश द फायर बाय रैपिंग सुधा इज ए गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट. सुधा के ऊपर एक बोरा डाला गया या फिर ब्लैंकेट से उस आँच को बुझाया गया. सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire during the trial. Member of Sudha's family and neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. और उनको फांसी की सजा सुना दी. In November 1983, the three accused went to the High Court. तीनों हाई कोर्ट में अपील करते हैं to appeal against दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट. ट्रायल कोर्ट का जो फैसला होता है उसके खिलाफ वो अपील करते. द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ ऑल द लॉयर्स decide that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra was acquitted. उनको लोअर कोर्ट में जब केस चलता है तो लोअर कोर्ट ने जो दलीलें होती है, आर्गूमेंट्स थे लॉयर्स के, उनको सुनने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि शकुंतला जो थी वो एक एक्सीडेंटल फायर केस के अंदर जलकर मरी थी. तो उसमें लक्ष्मण, शकुंतला जो उसकी सास होती है, और सुभाष चंद्र जो उसका ब्रदर इन लॉ होता है, उनको उन्होंने क्या कर दिया, रिहा कर दिया उनको